Hello, welcome back to our channel Physics Unlimited. Unlimited चा उद्देश असा आहे की तुम्ही अनलिमिटेड डाउट्स विचारावेत आणि तुम्हाला अनलिमिटेड मदत आमच्याकडून व्हावी हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. Today we are going to focus on integral calculus used in physics. In the previous lecture I have discussed about the differential calculus, derivatives. In today's lecture we are going to discuss about integral calculus. First of all, I will have to explain geometrical meaning of integration. Geometrical meaning of integration. Geometrical meaning of integration. इसका क्या यूज होता है ये अभी हम बात करेंगे और फिर फिजिक्स में कैसा यूज करना है हम इसके बारे में बात करेंगे. y is equal to f of x एक फंक्शन है. y is equal to f of x एक फंक्शन है और इसका ग्राफ मैंने निकाल दिया है. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ग्राफ इस तरीके से कोई ग्राफ होगा. अब यहाँ x के दो वैल्यूज ले लो आप. दिस इज से x is equal to a and this is x is equal to b. This is the curve y is equal to f of x. Then the integration of f of x dx, इंटीग्रेशन ये सिंबल है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx और ये लिमिट हम स्पेसिफाई करते हैं बिटवीन a to b रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर दिस कर्व एंड x एक्सिस. ये कर्व का ग्राफ और x एक्सिस इन दोनों के बीच का जो कर्व ने कवर किया हुआ एरिया है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स area under the curve between the two limiting values, whatever the limiting values you are given. ये इसका geometrical meaning ये है. तो इस तरीके से हम इसको solve कर सकते हैं. मतलब change in y हम लोग यहाँ find out करते हैं in the given range of x is equal to a to b. अगर limits दिए हुए हैं तो वो definite integrals होता है और अगर limits नहीं दिए होते हैं तो वो indefinite integrals होता है. बेसिकली और एक तरीके से मैं आपको इसको बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. मतलब डेरिवेटिव के एग्जैक्टली अगेंस्ट होता है. इंटीग्रेशन इज अगेंस्ट द डेरिवेटिव. तो पहले मैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले आपको चार्ट के फॉर्म में देता हूँ जो आप लोग याद करो. अगर आप केवल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना सफिशिएंट हो जाता है और अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको और उसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन मैथमेटिक्स में मिल जाती है. मैं थोड़ा फिजिक्स एंगल से बता रहा हूँ. हालांकि मैंने करीब 20 इयर्स आई हैव आल्सो टॉट मैथमेटिक्स, सो आई नो एवरीथिंग बिहाइंड इट, बट आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है. इसलिए मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा फिजिक्स के एंगल से. तो मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूँ, आपने उसको याद करना है. लिस्ट ऑफ फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन. तो मैं इसको डेरिवेटिव के साथ ही जोड़ देता हूं तो आपको आसान हो जाएगा, दोनों भी आपको याद हो जाएंगे. तो यहां f of x, f dash of x फंक्शन डेरिवेटिव और फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन f of x dx. इस तरीके से हमें ये चार्ट बनाना है. तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन मैंने आपको बताया था x रेज़ टू n, इसकी डेरिवेटिव nx रेज़ टू n माइनस 1. तो ये डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन इसके अपोजिट होगा. मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, लेकिन मुझे x रेज़ टू n के लिए फॉर्मूला चाहिए. तो x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. रूट x, इसकी डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x है. तो 1 अपॉन 2 रूट x का इंटीग्रेशन रूट x आएगा या 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x आएगा. इसके बाद sin x फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव cos x है. तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x. उल्टा है, केवल आपको याद करने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए आसान हो जाए इसलिए मैं टेबल इस तरीके से बना रहा हूं. cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x है. तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x है.
या अगर मैं केवल sin x लिखूं तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। इसके बाद tan x, इसके डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। इसके अलावा sec x फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव sec x into tan x है, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x into tan x, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख के ले सकते हो इसको। इसके अलावा और कुछ फॉर्मूले हैं। कोसेक एक्स, इसकी डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अगर फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये उल्टा है, ध्यान में रख लेना इसको। कॉट एक्स की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स। मुझे डेरिवेटिव में अक्सर साइन कॉस और कुछ अर्लियर फंक्शंस यूज होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e रेज़ टू x की डेरिवेटिव e रेज़ टू x है, तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू x होगा। और a रेज़ टू x इस फंक्शन की डेरिवेटिव a रेज़ टू x log है, a log a टू द बेस e है, या इसे ln a भी कह सकते हो। तो अगर a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन लेना है तो ये टर्म इधर डिवीजन में आ जाएगी और ये होगा a रेज़ टू x अपॉन log टू द बेस e ऑफ a। ये हो गए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इसके ऊपर आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हम लोग एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। इंटीग्रेशन एग्जैक्टली डेरिवेटिव का अपोजिट है। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर की डेरिवेटिव मैं लेता हूं तो 2x आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 3 की डेरिवेटिव भी लेता हूं तो 2x ही आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेते वक्त ये कांस्टेंट रीअपीयर होना, इसके लिए किसी भी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल x रेज़ टू 4 का इंटीग्रेशन मुझे लेना है, तो ये फॉर्मूला यूज करके x रेज़ टू n प्लस 1 मतलब x रेज़ टू 5 अपॉन 5, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग c कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसकी डेरिवेटिव हम पहले 0 ले चुके होते हैं। इस तरीके से इंटीग्रेशन कांस्टेंट का महत्व होता है अगर आप इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल्स लेते हो। तो डेफिनेट में तो ये c अपने आप कैंसिल हो जाता है, c लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गए इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले। अब इसका यूज कैसे करना है इसके बारे में मैं अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैंने आपको कल बताया था डिस्प्लेसमेंट x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझो, डिस्प्लेसमेंट x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी लेते वक्त हम इसकी डेरिवेटिव लेते हैं, dx by dt इज इक्वल टू f डैश ऑफ t आ जाता है। और एक्सेलरेशन लेते वक्त इसकी हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं dv by dt, या इसे f डबल डैश ऑफ t कहेंगे हम, f डबल डैश ऑफ t। ये इस तरीके से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी ले लूं और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ले लूं तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है और उससे मुझे डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, मतलब मैं रेगुलर सिस्टम ना फॉलो करते हुए उल्टा जाऊंगा, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के लिए एंटी डेरिवेटिव उल्टा चीज करना पड़ेगा, मतलब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी लेने का फॉर्मूला अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो। और वेलोसिटी से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, फिर से उल्टा जाना है, एंटी डेरिवेटिव जाना है, तो यहाँ मैंने पहली बार इंटीग्रेट किया है और यहाँ दूसरी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है, कभी कभी इस तरीके से होता है। कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x दिया जाता है, मतलब टाइम वेरिएबल नहीं है, तब आप इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और उससे मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी इज dv by dx, सॉरी dv by dx by dt, वेलोसिटी इज dx by dt इज इक्वल टू f of x। तो मैं अगर टाइम के फॉर्म में लेना चाहूंगा तो dx अपॉन f of x
इज इक्वल टू डी टी होगा तो मुझे टाइम के फॉर्म में मिलेगा। कभी कभी मुझे डायरेक्ट एक्स में लाना है इसको, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे चेन रूल यूज करते हैं, वो आगे कैसे करने का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपको टाइम का वेरिएबल मिल जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद। कभी कभी क्या होता है वो भी देखो आप। एक्सेलरेशन इज गिवन फंक्शन ऑफ एक्स और मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन इज dv by dt इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ तीन वेरिएबल हो गए, वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसे क्या करना है, dv by dx into dx by dt लेना है, dx by dt। इसे चेन रूल कहते हैं हम लोग, dx by dt इज इक्वल टू f ऑफ x। तो dx by dt itself is v, तो v into dv by dx is equal to f of x होगा और v dv is equal to f of x dx। अब आपको दो ही वेरिएबल्स मिलेंगे, v और x मिलेंगे, तो आप इससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है जिसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। तो ये क्वेश्चन की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स आपको सैंपल के तौर पे लेने वाला हूँ। ओके, आप उनको ध्यान से सुनो। Before taking some examples, I will explain the concept entirely in Marathi also, so that Marathi speaking students can understand it. लक्षात घ्या, displacement is a function of time. काल आपण डेरिव्हेटिव्ह कसं वापरायचं ते शिकलेलो आहोत। वेलोसिटीची काढायची असेल तर ह्याची फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घ्यावी लागते, dx by dt is equal to f dash of t येत आहे। आणि वेलोसिटी वरून एक्सेलरेशन काढताना याची एकदा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावी लागते, dv by dt म्हणतो आपण त्याला, किंवा त्याला सिम्बॉलिकली d2x by dt स्क्वेअर पण म्हटलं जातं। सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे। फर्स्ट ऑर्डरला इथे 1 लिहित नाही आपण, सेकंड ऑर्डरला आपण 1 लिहितो आणि याची डबल डेरिव्हेटिव्ह घेतो, f डबल डॅश ऑफ t। अशा पद्धतीने डिस्प्लेसमेंट वरून वेलोसिटी आणि वेलोसिटी वरून एक्सेलरेशन आपल्याला काढता येतं। परंतु कधी कधी एक्सेलरेशन हे मला टाइमचं फंक्शन दिलेलं आहे आणि मला पुन्हा एकदा वेलोसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट काढायची आहे, म्हणजे मला एक्झॅक्टली ह्याच्या उलटा पाथ फॉलो करावा लागेल। तर हे स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिव्हेटिव्ह आहे। इथे डेरिव्हेटिव्हच्या अगेन्स्ट म्हणजे मला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल, म्हणजे dv by dt इज इक्वल टू f डबल डॅश ऑफ t, जे काय असेल ते। मग आता इथे व्हेरिएबल सेपरेबल करायचे मला, तर एक साइड पूर्ण वेलोसिटीची घ्यायची, एक साइड पूर्ण टाइमचं घ्यायचं, म्हणजे dv इज इक्वल टू f डबल डॅश ऑफ t इनटू dt। या साइडला पूर्ण v चे व्हेरिएबल्स आहेत, ह्या साइडला पूर्ण t चा व्हेरिएबल आहे, याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं। कसं घ्यायचं ते पुढे एक्झाम्पलच्या वेळेस मी सांगतो। हे झालं dv। आता वेलोसिटी मिळाल्यानंतर मला इनिशियल कंडिशन दिलेली असेल, त्याच्यावरून मला वेलोसिटीचं इक्वेशन मिळेल। आता वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, याची डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर ती सपोज आलेली आहे f डॅश ऑफ t। आता इथे dx इज इक्वल टू f डॅश ऑफ t इनटू dt घ्यायचं, पुन्हा एकदा व्हेरिएबल सेपरेबल झाला, इथे x आला आणि इथे टाइम आलेला आहे या साइडला, म्हणजे एका साइडला पूर्ण x चे फंक्शन आले, एका साइडला पूर्ण टाइमचे फंक्शन आले। याचे इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर x इज इक्वल टू, आता डेरिव्हेटिव्हच्या विरुद्ध बघा, इथे सेकंड ऑर्डरची फर्स्ट ऑर्डर आली, फर्स्ट ऑर्डरची इथं फंक्शन येणार आहे, म्हणजे x इज इक्वल टू f ऑफ t असं येणार आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला उलट जाता येतं आणि हा एक्झाम्पल सोडवता येतो इंटिग्रेशनचा। एक्झाम्पल सोडवताना मी तुम्हाला अजून डिटेल मध्ये सांगेल। अजून एका वेगळ्या पद्धतीने मी तुम्हाला फंक्शन सांगणार आहे। काही वेळेस काय केलेलं असतं की एक्सेलरेशन हे फंक्शन ऑफ x दिलेलं असतं, म्हणजे एक्सेलरेशन dv by dt इज इक्वल टू f ऑफ x येतं। आता इथे तीन व्हेरिएबल आले, x v व्हेरिएबल आला, x आला आणि t आला। तीन व्हेरिएबल आपण ऍट अ टाइम ऑपरेट करू शकत नाही, मग आपण इथे चेन रूल वापरतो। dv by dt ला आपण लिहितो dv by dx into dx by dt, हा चेन रूल वापरतो। dx by dt हीच वेलोसिटी असते, म्हणजे हे v into dv by dx येतो, v into dv by dx। तर dv by dt ला मी रिप्लेस करणार आहे v into dv by dx इज इक्वल टू f ऑफ x घेणार आहे। हा dx तिकडे जाईल, पुन्हा व्हेरिएबल सेपरेबल होतील आणि v dv इज इक्वल टू f ऑफ x dx येईल
आणि आता ह्याचं इंटिग्रेशन घेतलं की तुम्हाला त्या प्रॉब्लेम मध्ये वेलॉसिटीचं फंक्शन डिस्प्लेसमेंटच्या स्वरूपामध्ये मिळू शकतं. अशा पद्धतीनं तो क्वेश्चन आपल्याला सोडवता येतो. ह्याच्याबद्दलची इथे ही इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला दिलेली आहे. आता इथे मला वेलॉसिटी मिळाली. वेलॉसिटी ही कुठला तरी फंक्शन, आता त्याला g ऑफ x म्हणूया आपण. g ऑफ x म्हणजेच dx by dt इज इक्वल टू g ऑफ x आलेली आहे. पुन्हा व्हेरिएबल सेपरेट करायचे. d ऑफ x dx अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू dt घ्यायचं आणि पुन्हा एकदा इंटिग्रेशन घेतले की तुम्हाला x आणि टाइम मधलं रिलेशन मिळतं. दोनदा इंटिग्रेशन अशा प्रॉब्लेम मध्ये ऍक्सेलरेशन वरून वेलॉसिटी आणि वेलॉसिटी वरून डिस्प्लेसमेंटला जाताना आपल्याला दोनदा इंटिग्रेशन घ्यावं लागतं. अशा पद्धतीने हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतो. ओके, ठीक आहे. नीटला फारसं कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल येत नाही, तरी तुम्हाला जिथे एक्झाम्पल अडतील तिथे मला विचारू शकता. मी एक दोन अवघड एक्झाम्पल्स ह्याच्यासाठी घेतो आहे, तुमच्या रेफरन्ससाठी घेतो. ओके, चला क्वेश्चन घेऊया आपण. For a particle moving along x-axis, acceleration is given as a is equal to 2v square. फंक्शन कसं दिलेलं आहे? acceleration दिलेलं आहे 2v square. Acceleration is equal to 2v square. If the speed of the particle is v0 at x is equal to 0, find the speed as a function of x. At x is equal to 0, at x is equal to 0, v is equal to v naught असं दिलेलं आहे आणि याच्यावरून आपल्याला वेलॉसिटीचं फंक्शन काढायचं आहे. नीट लक्ष देऊन समजून घ्या. acceleration itself is dv by dt is equal to, as I have told you, dv by dx into dx by dt, or you can write it v dv by dx, v dv by dx. Why did I introduce like this? Because I have been given x as a variable and not time as a variable. So acceleration can be replaced by v dv by dx is equal to 2v square. यातला एक v आपण कॅन्सल करू, म्हणजे dv अपॉन v is equal to 2 into dx येईल. इकडे एक v राहणार आहे, तो इकडे ह्याच्यामध्ये येईल. आता याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे. इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स असं म्हणूया. मी पूर्ण डिटेल सोल्युशन देतो आहे. इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स, the integration of dv upon v, integration of dv upon v is equal to integration of 2 dx. दोन्ही साइडचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. 1 upon x चं इंटिग्रेशन असतं log x, natural log of v. इथे natural log of v is equal to 2x plus c घ्यायचं आहे. 2x plus c हे आपलं सोल्युशन आलं ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं. आपल्याला एक कंडिशन दिलेली आहे. At x is equal to 0, at x is equal to 0, we get v is equal to v naught. The natural log of v naught is equal to 2 into 0 is 0 plus c. So I got the value of c here. I can put it again. Natural log of v is equal to 2x plus natural log of v naught. तर हा ln v minus ln v naught is equal to 2 raised to x v. log a minus log b is equal to log of a upon b. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. मी इथे लिहितो, दुसऱ्या कलर मध्ये लिहितो म्हणजे तुम्हाला तो समजेल. log to the base any base, सेम log बेस असेल, log to the base any base अगेन सेम असेल, बेस सेम असेल तर log of a into b असतो प्लस असताना, आणि मायनस असताना या फॉर्म्युल्यामध्ये log a minus log b is equal to log of a upon b. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. तर इथे येईल natural log of v upon v naught is equal to 2 raised to x 2 into x येईल, सॉरी. आणि मग याला जर मला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये लिहायचं झालं तर सोल्युशनची लास्ट स्टेप नीट लक्ष देऊन समजून घ्या. v upon v naught is equal to e raised to 2x येईल, किंवा v is equal to v naught e raised to 2x. हे या क्वेश्चनचा आन्सर आहे. या पद्धतीने आपल्याला हा क्वेश्चन सोडवता येतो आणि त्याचं सोल्युशन मी इथे तुम्हाला दिलेलं आहे. पूर्ण बघा. काही डाऊट आला तर मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करा. हे पर्टिक्युलरली जेई साठी असलेले क्वेश्चन आहे. बऱ्याच नीटच्या पुस्तकांमध्ये हे क्वेश्चन दिसतात, मग विद्यार्थी कन्फ्यूज होतात. त्याच्यासाठी याचं सोल्युशन मी इथे दिलेलं आहे.